बच्चों, तो इंग्लिश स्पीकिंग में डे 10 पढ़ रहे थे हम। तो डे 10 में हम क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट डे सेकंड डे का रिवीजन कर लिया, तो आज थर्ड डे से करते हैं, तीसरा दिन। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। गॉड, गॉड्स, गुड, गुड्स, ये दो जोड़े हैं। गॉड अर्थात परमात्मा, खुदा या ईश्वर भगवान, ठीक है। गॉड्स अर्थात उनके देवता। गॉड मतलब सिंपल एक है कि सिर्फ भगवान है, एक भगवान है। गॉड्स मतलब बहुत सारे भगवानों देवताओं की बात हो रही है। ईश्वर यानी खुदा या परमात्मा एक ही है, ठीक है। तो जब हम गॉड बोलेंगे तो मतलब किसी एक की बात हो रही है, तो परमात्मा जो है एक है, सिर्फ परमात्मा की बात हो रही है। गॉड्स मतलब बहुवचन लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब बहुत सारे, मतलब जितने देवी देवता हैं सबके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। जबकि देवता या देवदूत अनेक हैं। हर धर्म के गुड अर्थात अच्छा, गुड्स अर्थात सामान। गुड मतलब होता है, और जैसे ये एग्जाम्पल दिया गुड का और गुड्स का, तो गुड मतलब होता है अच्छा, गुड्स मतलब होता है सामान। गुड्स मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में रखी हुई, तो ये से कहेंगे ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब गुड्स हैं, ठीक है। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं, ये दोनों अलग अलग ही शब्द हैं, ठीक है। स्पेलिंग एक जैसी है, बस आगे इसमें एस लगाए, बट इनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। एक गुड मतलब है अच्छा, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया। एक गुड्स मतलब होता है सामान, ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं उसको गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है। तो पहली चीज़ उन्होंने ये बताई, ठीक है, हमने समझ ली है। इन शब्दों को शब्दकोश में देखिए और इनके अर्थ दोहराइए। कौन से शब्द को देखना है? मार्वलस, स्प्लेंडिड, डिस्ग्रेसफुल, एब्सर्ड, एक्सेलेंट, नॉनसेंस। तो ये तो इन्होंने पहले हमें एक चीज़ तो क्लियर कर दी, ठीक है, हमने समझ गया कि हमें कैसे मेन मोटिव है। हमने थर्ड डे में पढ़ा था कि शब्दों के अर्थ पढ़े थे, कुछ मीनिंग, गुड का क्या है, मार्वलस का अर्थ क्या है, स्प्लेंडिड का अर्थ क्या है, ये एक्सक्लेमेशन मतलब भावबोधक, भाव प्रकट करने वाले शब्द हमने पढ़े थे, ठीक है। तो वही शब्द बता रहे कि उन शब्दों को हमें अलग अलग सबको याद करना है, ताकि हम बाद में एक दूसरे में कंफ्यूज ना हों। जैसे इन्होंने बताया गुड और गुड्स अलग अलग चीज़ें हैं, तो ऐसे हम बाद में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले से ही ये शब्द याद कर लेने हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इन सारे शब्दों का अर्थ लिखना है कि इनका क्या अर्थ होता है। तो क्या है इनके, ये मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपको सब याद करने। मार्वलस मतलब वाह वाह, बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब वाह। स्प्लेंडिड मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन किसी चीज़ है, जो मतलब बहुत शानदार है, ठीक है, उसके लिए स्प्लेंडिड बोलेंगे। मार्वलस था वाह वाह। डिसग्रेसफुल जो कि बहुत अपमानजनक चीज़ है, ठीक है, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं, अपमान करने वाली, वो डिसग्रेसफुल। अब्सर्ड मतलब बहुत ज़्यादा बकवास, बेहूदी चीज़। एक्सीलेंट बहुत बढ़िया। नॉनसेंस मतलब बेकार बात, बहुत ज़्यादा घटिया बात, नॉनसेंस। इन शब्दों का आशय समझिए कि ये किस किस भाव को प्रकट करते हैं। अब आपको इनका समझना है कि इसका क्या मतलब है। नेस्टी, वो हेलो, हुर्रा। नेस्टी तो समझ आता, ओह नेस्ट मतलब कितना गंदा डर्टी है। और वो का मतलब क्या है, जब कहीं बहुत ज़्यादा दुख और सैडनेस की बात होती है तो वो, ठीक है। हेलो जब किसी को हम मिल रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, जब मिलना मिलाना होता है तो हेलो। हुर्रा कोई बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा दिन का अभ्यास रिवीजन। अब चौथे दिन पर आते हैं। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वेल बिगन, हाफ डन। वेल बिगिन मतलब अच्छा, वेल मतलब अच्छा, बिगिन मतलब शुरू होना, हाफ डन आधा, डन मतलब पूर्ण होना, ठीक है। अच्छा शुरू, हाफ डन मतलब इसका ये हुआ कि शुरू करना है किसी काम को करने के लिए, उस काम को करना ही, उस काम का आधा हो, पूर्ण आधा हो जाना है, ठीक है। जब तक हम करेंगे ही नहीं तब तक होगा ही नहीं, तो अगर हमने उसको करना शुरू कर दिया तो ही वो काम हाफ डन हो चुका है, मतलब आधा तो पूरा अब तभी हो चुका है। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर मतलब होता है गलती, गलती करना इंसान का काम है। गलती कौन करता है? इंसान करता है। टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ़ कौन करता है? डिवाइन मतलब भगवान, ईश्वर, परमात्मा। गलती इंसान करता है, परमात्मा माफ़ कर देता है। थैंक यू मतलब धन्यवाद। जस्ट कमिंग हाँ आ रहा हूँ।
ये वाक्य देखने में अधूरे लगते हैं। ये कैसे लगते हैं? अधूरे अधूरे से लगते हैं। ए और वी वाक्यों में क्रिया गायब है। इन दोनों वाक्यों में ये थोड़े से बड़े हैं बट इनको अधूरे लगते हैं। वी वेल डूइंग एंड हाफ डन, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। सी व डी वाक्यों में कर्ता गायब है। अब ये थैंक यू किसको थैंक यू बोल रहा है, कौन बोला, कुछ नहीं पता। जस्ट कमिंग में भी कर्ता गायब है। बोलचाल में ये वाक्य ऐसे ही बोले जाते हैं परंतु ये संक्षिप्त या अधूरे वाक्य हैं जो पूरे वाक्य का काम देते हैं। अब हम जब बोलचाल में जनरल बोलते हैं तो ये वाक्य जो अधूरे अधूरे से लग रही है, अधूरे नहीं, हम इनको एज इट इज़ ही बोल देते हैं और ये पूर्ण वाक्य का काम करते हैं। जैसे किसी ने आपको कुछ दिया, आपने उसको थैंक यू बोल दिया। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम थैंकिंग यू, इतना पूरा नहीं बोलेंगे, आप सिंपली थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों को एलिप्टिकल सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में बड़ा प्रचलन है। तो हमने 4th डे में पढ़ा था, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल फ्रेजेस पढ़े थे, वाक्य पढ़े थे कि जो बहुत छोटे से हैं, जिनको बोलने के लिए हमें कुछ पूरे वाक्य को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखने की ज़रूरत है, इनको एज इट इज़ ही बोलना है। तो हमें अपना 4th डे में वापस जाके इन सबको रिवाइज करना है अच्छे से, क्या क्या था। तो वही उसके कुछ एग्जाम्पल्स दें कि छोटे छोटे वाक्य एज इट इज़ ही उनको बोल देना है। जस्ट कमिंग का चौथे दिन के पहले वाक्य में अर्थ दिया है, मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ आप पूछ सकते हैं कि क्या इसका अर्थ वह अभी आ रहा है? नहीं हो सकता। उत्तर होगा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके घर आए और आपसे आपके भाई के बारे में पूछे। आप अंदर जाएंगे और उसे उसके मित्र के आने की सूचना देकर जल्दी से वहाँ लौटेंगे और कहेंगे जस्ट कमिंग। यहाँ पूर्ण वाक्य होगा ही इज़ जस्ट कमिंग। ठीक है। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, ठीक है, कि आपने किसी के बारे में बताया, ठीक है, तो बोल देंगे कि हाँ ही इज जस्ट कमिंग। अगर आपको सिंपली बोलना है कि ओके जस्ट कमिंग, मैं आ रहा हूँ या आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी और के बारे में बता रहे तो ही लगा देना ताकि इसमें अंडरस्टूड हो जाए किसकी बात हो रही है। और जस्ट कमिंग मतलब आ रहा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो अपने लिए खुद सिंपल से जस्ट कमिंग बोल सकते हैं। तो ये 3rd और 4th डे का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 5th डे पर। इन वाक्यों के ध्यान से देखिए। यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है? यहाँ से हमको पता लग रहा है कि हमने टेंस पढ़ने शुरू कर दिए थे डे 5 में। आप बैक जाइए, अपनी कॉपी पलट के, या आपने दोबारा से देखा है, लिखा है कहीं, वो देखिए, आप दोबारा से वीडियो पर जाइए 5th डे की, तो आपको पता लगेगा हमने 5th डे में क्या पढ़ाया था। 5th डे में हमने वर्तमान काल पढ़ाया था, सकारात्मक, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। अब इसको नकारात्मक बोलेंगे, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। पहले वाक्य में डू स्पेशल सहायक क्रिया आरंभ में जोड़ने से प्रश्नात्मक वाक्य बन जाएगा। तो ये सिंपल सकारात्मक वाक्य है। इसमें अगर हम डू लगा देंगे आगे तो कैसा हो जाएगा, ये प्रश्नात्मक इंटेरोगेटिव वाक्य बन जाएगा। ऐसे ही डू और डस क्रियाएं सहायक क्रियाएं जोड़कर नीचे लिखे वाक्यों से प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए और उन प्रश्नात्मक वाक्यों का हिंदी में भी अर्थ लिखिए। तो अब क्या करते हैं, डू और डस से हमने डू और डस पढ़ लिया, ठीक है। तो इनको लगाना है, क्या बनाना, प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए और उनका हिंदी में अर्थ भी बताना है, ठीक है। तो पहला है यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। तो क्या लगेंगे प्रश्नात्मक, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलते हो। डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। शी इज बैक फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM। तो शी के साथ क्या लगेगा, डू की डज। अगर आपने पढ़ा है 5वां दिन तो आपको पता होगा। डज शी इज बैक फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM। मदर टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, डज मदर टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। क्या वह ऑफिस से 6 बजे आ गई, क्या माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है। दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक,
डू दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्या वह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं? आई ऑलवेज वर्क हार्ड, मैं हमेशा, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना। तो आई के साथ क्या लगेगा ये आपको बताना है, आप जल्दी से बताइए फिर मैं बताती हूँ। तो आई के साथ भी लगेगा डू। माना कि आई में सिर्फ आई का अर्थ होता है मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम आई के साथ डू लगाएंगे, ठीक है। वैसे सारे एक वचन के साथ डज लगता है, बट आई के साथ डू लगेगा। डू आई ऑलवेज वर्क हार्ड, क्या मैं हमेशा कठिन परिश्रम करता हूँ? तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा क्या है। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप फिर से 5th डे की वीडियो में वापस जाकर इसको देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, आपकी इंग्लिश में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद है प्रश्न 11 में छपे सकारात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये प्रश्न 11 क्या है? ये इतने वाक्य छपे हैं, वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, इनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलो पहले ही कर लेते हैं। द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। वी आर लिसनिंग टू यू, हम तुमको सुन रहे हैं। माई फादर हैज़ गॉन आउट, मेरे पिताजी बाहर गए हैं। आई हैव सीन इट, मैं इसको देख चुकी हूँ। इज द मून शाइनिंग, क्या चंद्रमा चमक रहा है? आर वी लिसनिंग टू यू, क्या हम तुमको सुन रहे हैं? हैज़ माई फादर गॉन आउट, क्या मेरे पिता बाहर गए हुए हैं? हैव आई सीन इट, क्या मैं इसको देख चुकी हूँ? तो ये हमने हिंदी में अनुवाद कर लिया इनका। अब आते हैं वर्तमान काल की अन्य स्पेशल सहायक वर्ब में से कुछ विशेष हैं, जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव। नीचे दिए वाक्यों में इन्हीं का प्रयोग हुआ है, तो हमको ये देखना है कि इज, एम, आर, हैव, हैज़, हैव का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा है के लिए इज लगाया है। इज द मून शाइनिंग, इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इज पहले लगा दिया। वी आर लिसनिंग टू यू, वी के साथ आर लगा है, ठीक है, बहुवचन है वी आर, तो यहाँ पे है कि आर लगा है, और आर को पहले लगा देंगे तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। माई फादर हैज़ गॉन आउट, माई फादर मेरे पिता, इसके आगे क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, ठीक है, गए हुए हैं, बाहर जा चुके हैं, ठीक है, हैज़ लगाए। हैज़ माई फादर गॉन आउट, क्या मेरे पिता बाहर जा चुके हैं, तो इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ को आगे लगा दिया। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ आती है, यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म लगी है, गो, वेंट, गॉन, तो इसका मतलब ये है कि ये चुका वाला वाक्य है, ठीक है। आई हैव सीन इट, मैं इसको देख चुकी हूँ, यहाँ पे भी हैव लगा है, ठीक है, और यहाँ पे सीन लगा है। तो मतलब ये भी आगे वाली वाक्य है, मतलब चुका वाली है, ठीक है, आई हैव सीन इट। तो यहाँ पे सीन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी सीन ही होती है, इसलिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, और इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैव आई के आगे आ गया है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। आमने सामने ये दोनों वाक्यों को देखिए और ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव कैसे बने। ये जो वर्ब है ये आगे लगा दी है, क्योंकि इज, आर, एम, हैज़, हैव ये सभी स्पेशल वर्ब्स वाक्य से सबसे पहले निकाल कर रखे जाते हैं, और लिखने के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। इन्हें बोलते समय टोन या लहजा प्रश्नवाचक रखा जाता है। देखिए कैसे, पहले सिंपली बोलेंगे द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। इज द मून शाइनिंग, क्या चंद्रमा चमक रहा है? थोड़ी हमारी टोन तुरंत ही चेंज हो जाती है। फिर से बोलते हैं आई हैव सीन इट, मैं इसको देख चुकी हूँ। हैव आई सीन इट, मतलब थोड़ा सा ये कि हमको ये नहीं पता, हम आपसे पूछ रहे हैं, इस तरह से बोलना है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया, अब आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाइए और साथ ही उनका हिंदी में रूपांतरण कीजिए। तो चलिए ये फन काम करते हैं, इनको हमें इंटरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर, दरवाजा मतलब खटखटा रहा है, ठीक है। इज आगे लग जाएगा। इज समवन नॉकिंग एट द डोर, क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है। योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग देमसेल्व्स, तुम्हारे मित्र, इंजॉइंग मतलब हंसी मजाक करना, देमसेल्व्स खुद में ही इंजॉय कर रहे हैं, खुद में ही खुश हो रहे हैं, ठीक है। योर फ्रेंड्स आर, तो ये आर है, स्पेशल वर्ब आगे लग जाएगी।
आर योर फ्रेंड्स एंजॉइंग देमसेल्व्स, क्या तुम्हारे मित्र आपस में खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आई एम रीडिंग अ कॉमिक, मैं एक कॉमिक पढ़ रही हूँ। कॉमिक होती है जो मस्खरी वाली किताबें होती है जो हम पढ़ते हैं, तो इसका इंटेरोगेटिव बताएंगे एम आई रीडिंग अ कॉमिक, क्या मैं कॉमिक पढ़ रही हूँ। इट इज़ फ्राइडे टुडे, आज शुक्रवार है। इज इट फ्राइडे टुडे, क्या आज शुक्रवार है। योर हैंड्स आर क्लीन, तुम्हारे हाथ साफ हैं। आर योर हैंड्स क्लीन, क्या तुम्हारे हाथ साफ हैं। द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड, रेलगाड़ी आ चुकी है, तो अभी अभी आ चुकी है। हैज़ द ट्रेन जस्ट अराइव्ड, क्या रेलगाड़ी अभी आई है। वी हैव स्टडीड इंग्लिश, वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ चुके हैं। हैव वी स्टडीड इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश पढ़ी है या क्या हम इंग्लिश पढ़ चुके हैं। इट हैज़ रेन्ड फॉर 2 hours, 2 घंटे तक बारिश हुई। हैज़ इट रेन्ड फॉर 2 hours, क्या 2 घंटे तक बारिश हुई। दे हैव गॉन टू बेड, वे बिस्तर पर जा चुके हैं। हैव दे गॉन टू बेड, क्या वो बिस्तर पर जा चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर डिनर, तुमने ऑलरेडी पहले ही अपना डिनर, रात का खाना ख़त्म कर लिया है। हैव यू ऑलरेडी फिनिश्ड योर डिनर, क्या तुमने पहले ही अपना रात का खाना फिनिश कर दिया। इस तरह से साउंड भी चेंज होता है और इंटरोगेटिव में जो स्पेशल वर्ब्स होती हैं ये सारी आगे आ जाती है, ठीक है। तो ये था 5वें दिन, आज हमने कवर किया है 3rd डे की रिवीजन क्या है, 4th डे का क्या है, 5th डे का क्या है। तो 6th डे से आगे का हम कल की वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।